अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टॉपिक साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने सेल के जो कंपोनेंट थे उनकी आइसोलेशन टेक्निक को डिस्कस किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द टॉपिक साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है और 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, अंदर उसके पास एक स्फेरिकल बॉडी है जो एनिमल सेल में सेंटर में होती है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से साइड में हो जाती है, और तीसरा पार्ट जो था वो साइटोप्लाज्म का था जो बिटवीन हमें न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान की जगह को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर 70% से लेकर 90% तक वाटर हो सकता है, और बाकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है कि सेल किस एरिया का है। अगर हम बात करते हैं कि वो लिवर का सेल है तो उसके अंदर अगर प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से काम है तो प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज एरिया है तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर कहीं वो सेल वॉल बनाने वाले सेल हैं जिसकी आउटर सिक्रीशन जो है वो मिडिल लैमेला टाइप की सेल वॉल बनाएगी सपोर्टिव होने की नेचर पे, तो वहां भी सेलुलोज की अमाउंट ज्यादा नजर आएगी। वो वेरी करता है कि सेल की नेचर क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन की परसेंटेज अराउंड 18% देखी गई है एवरेज, और फिर कार्बोहाइड्रेट 4% है, न्यूक्लिक एसिड और अदर केमिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस चैप्टर में। अब हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो रोटेट भी करता रहता है क्योंकि इसके अंदर एक स्केलेटन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज वाटर से फिल हुई भी हो तो उसमें मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के कंपोनेंट हैं, वो फ्लॉट कर रहे होंगे, तो उनकी पोजीशन स्टेबल नहीं होगी, तो उसके लिए सेल के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है जो प्रोटीन से बने हुए थ्रेड्स होते हैं जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। वो सेल के इन ऑर्गेनल्स को अपनी पोजीशन पे रखते हैं, लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म रोटेट करता रहता है, जिसके लिए हमने लास्ट क्लास में भी एक टर्म यूज की थी, उसे साइटोसोल कहा जाता है। साइटोसोल इज अ रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम प्रॉपर हर ऑर्गेनल की स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन और उसकी वर्किंग की बात करेंगे। अच्छा, पहले ये भी क्लियर कर लें कि जब हम सेल के कंपोनेंट की स्टडी कर रहे थे तो हमने सेल मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज किया था कि ये डबल मेम्ब्रेन है। मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये डबल मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा जो जो ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन में है होंगे उसके अंदर न्यूक्लियस देखें हमें डबल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन डबल है, जबकि हम सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की बात करें तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ग्लाइसोसोम्स हैं, ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। और कुछ पार्ट नॉन मेम्ब्रेनस भी हैं जो सॉलिड बॉडीज होती हैं, जिसमें राइबोसोम, सेंट्रियोल, और सम बुक्स ने वैक्यूल को भी कहा है कि मेम्ब्रेन नहीं होती, वो जो उसका आउटर पार्ट क्रोनोप्लास्ट होता है वो मेम्ब्रेन में काउंट नहीं होता है। तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं सबसे पहले जिस टॉपिक की तरफ, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है हमें, ये पाइप्स का नेटवर्क बना हुआ है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। और अगर इसकी हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में ये लिपिड एंड प्रोटीन से बने हुए, ये लिपिड एंड प्रोटीन से सिंगल मेम्ब्रेनस बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो ये वाला पार्ट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये भी है। अब डिफरेंस क्या है देखें, सरफेस के स्ट्रक्चर से वेरिएशन हमें फील हो रही है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम टाइप्स में रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहा इनको? क्योंकि देखें इनकी सरफेस के ऊपर ये ग्रेन्यूल्स, दाने लगे हुए हैं, तो सरफेस रफ हो गई और इन दानों को राइबोसोम्स कहा जाता है। ये राइबोसोम्स हैं जो सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लगने की वजह से उनको रफ काउंट में ले रहे हैं, और फिर जिसमें नहीं है उनको स्मूथ कहा जाता है। इसके अलावा भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं बॉडी में, जो कि सॉलिड बॉडी है, अभी हमने डिस्कस किया, और ये बिखरे हुए मौजूद होते हैं। इनका भी अभी आगे वर्क हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें। रफ ER दरअसल प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अच्छा, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ये पढ़कर आए थे प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक, के न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है उसके ऊपर जो लिखी हुई रेसिपी है, जिसे हमने डीएनए पर जो लिखा हुआ पार्ट उसे जीन कंसीडर किया है, तो वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू बाहर आता है। वो मैसेंजर आरएनए जब उस ट्रांसक्रिप्ट को बाहर लेकर आता है तो वो राइबोसोम्स के साथ कनेक्ट होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर लगे हुए हैं। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस वाले राइबोसोम्स, जो कि अलग अलग यूनिट है, अभी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे उसकी, तो वो ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ ट्रांसलेशन होती है और अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिर अंदर जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जहां उसकी प्रॉपर प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है और वो प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर हो रही होती है। तो वैसे तो हम बात करते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है, या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन वो सरफेस ऑफ ER से जुड़े हुए हैं, तो फिर इस वजह से इसको प्रोटीन सिंथेसिस की जगह कहा जाता है जहां प्रोटीन बन रही होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बाहर से हम लेते हैं और ज्यादा हो जाता है तो उसे हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो फैट की बॉडी में जो फैट हमने फूड की ब्रेकिंग पर ली थी और वो जब अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ था, तो उसको फिर अरेंज करके कहीं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बनाना है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बनाना है और कहीं फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो वर्क जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो यहां हम इस वाले पार्ट को स्मूथ ER और इस वाले पार्ट को रफ ER से लेबल कर रहे हैं, और मैंने वर्क बता दिया, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और वो फैट लिपिड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि ये नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, पहले गोल्जी अपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बनी हुई है तो इसी में ही हम इस पार्ट को आगे लेके चलते हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, ये कैमिलो गोल्गी नामी साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था सेल में, और उस बेस पर इसको गोल्जी बॉडीज कहा या गोल्जी अपरेटस, इसके नेम से लिंक होने पर। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है जिसकी साइडें हमें स्वेलन नजर आ रही हैं और बीच में ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर वैसा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है, इसका काम क्या है? पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसकी साइडें देखें स्वेलन नजर आ रही हैं, और इन स्वेलन पार्ट को सिस्टर्नी कहा जाता है। और इसका वर्क क्या है इसकी अगर हम बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ है, अभी हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम के पास अंदर से मैसेंजर आरएनए आता है एज ए ट्रांसक्रिप्ट, फिर वो ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड की अरेंजमेंट करता है, उसे डिलीवर कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि प्रोटीन बनती है। अब उस प्रोटीन से आगे क्या बनना है? एंजाइम भी बन सकते हैं, हार्मोन भी बन सकते हैं,
मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी बन सकती है या और भी तरह की प्रोटीन। मोर देन 10,000 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनने के लिए ये वाला पार्ट है जो उसको अरेंज करता है, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज अरेंजमेंट करती हैं उनको डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने के लिए भी, या और भी कोई प्रोटीन जिस लेवल की बननी चाहिए उस तरह की। और इनमें से जो छोटे छोटे से कैफे या वेसिकल्स सेपरेट हो रहे होते हैं उनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। वो फिर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि इसके अंदर जो हम स्ट्रक्चर अभी स्टडी कर रहे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स हमें नजर आ रहा है इसे गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। इनकी साइडें स्वेलन है, ये है बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से, लेकिन साइडें स्वेलन है इनकी, क्योंकि यहाँ से ये वेसिकल्स को बना बनाकर आगे निकाल रहे होते हैं, डिलीवर करते हैं। क्योंकि अभी मैंने डिस्कस आपको बताया कि इसमें जो सेल के पार्ट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। जो मैश नेटवर्क बना हुआ है, स्केलेटन बना हुआ है, वो इन ऑर्गेनल्स को मूव नहीं करने देता। तो अब यहाँ से जो चीजें डिलीवर करनी है तो इसमें लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं जो गोल्जी अपरेटस से सेपरेट होते हैं, केमिकल लेकर फिर जहां देना होता है डिलीवर करके वापस आकर मर्ज हो जाते हैं उसके साथ। तो ये वाला पार्ट है गोल्जी अपरेटस का। गोल्जी अपरेटस बहुत सारे काम करता है। एक तो अभी हमने देखा कि ये केमिकल की अरेंजमेंट कर रहा है, ये टॉक्सिक केमिकल जो बनते हैं उनको भी पैक करता है, तो ये पैकिंग का काम भी इससे है रिलेटेड। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। उसके अलावा एंजाइम फॉर्मेशन का, हार्मोन फॉर्मेशन का ताल्लुक भी है इससे। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी इससे लिंक कर रही होती है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, जैसे हमने गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। यहाँ आज क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।